हेलो फ्रेंड्स, मैं पर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 3 जो कि है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। बाकी के 2 चैप्टर हम पहले कवर कर चुके हैं और एंशिएंट हिस्ट्री भी कवर कर चुके हैं जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में है, उसे कवर कर चुके हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि जो एनसीईआरटी का न्यू एडिशन है इसमें सिर्फ 8 चैप्टर दिए हुए हैं, जबकि जो इससे पहले का एडिशन था उसमें 10 चैप्टर थे। मतलब कि ये जो 2 चैप्टर आपको यहाँ दिख रहे हैं, शासक और इमारतें और नगर व्यापारी और शिल्पीजन, ये चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में हटा दिए गए हैं। लेकिन मैं इसे कवर करूँगी अपने लेक्चर्स में, इस वजह से क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर वाले चैप्टर हैं, उनसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, इस वजह से मैं कवर करूँगी। इस पूरे चैप्टर को हम हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से कवर करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। अगर आप एक तरफ एनसीईआरटी पढ़ते हैं और एक तरफ मेरा वीडियो देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने से शायद उतनी अच्छी समझ डेवलप ना हो जितना कि आपको मेरे वीडियो के माध्यम से हो। क्योंकि एनसीईआरटी मैं ये नहीं कह रही कि अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो जिस तरह से लिखी गई हैं उसमें ऐसा है कि वो बच्चों को समझाने के पर्पज़ से लिखी हुई हैं। तो जब हमें उसी से ही क्वेश्चन दिए जाते हैं तब हम उसे टैकल नहीं कर पाते, हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमने उसे कहानी की तरह पढ़ा था और इस तरीके से नहीं पढ़ा कि इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है। इस वजह से मेरा वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको हम जब कवर करेंगे चैप्टर को, उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीटेट में पुटअप हुए वो देखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है क्या ये सिर्फ वीडियो सीटेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट? तो ऐसा नहीं है। जिस भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के वीडियो बनाया हुआ है, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छोड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये होता है कि अगर आपकी समझ डेवलप नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये नहीं पूछा जाता कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, अब ये नहीं पूछा जाता कि जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना किसने की, अब ये इस तरीके से नहीं, अब उसमें आपको स्टेटमेंट बना के देगा। तो इस वजह से ही एनसीईआरटी को बहुत डीप में जाकर पढ़ना ज़रूरी है और आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे तरीके से मैंने इसे समझाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 3 जो कि है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इस चैप्टर में मेनली दिल्ली के बारे में बताया गया है कि दिल्ली किस तरीके से एक बड़े नगर के रूप में सामने आती है और फिर उसके बाद यहाँ इसमें क्या हम लोग सल्तनत की स्थापना जो है दिल्ली सल्तनत, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात बताई गई है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर कब बनता है। तो ध्यान रखना है, दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बना। कब बना? 12वीं शताब्दी में ये महत्वपूर्ण शहर के रूप में सामने आता है। और सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? तो जो तोमर राजवंश था, राजपूत थे ये भी, है राजपूतों का एक शाखा आप कह सकते हैं, तोमर जो थे, तो ये भी इन्होंने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था किसको? दिल्ली को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? तोमरों को हरा दिया अजमेर के चौहानों ने। ठीक है, कब हराया? 12वीं सदी के मध्य में हराया और फिर जो है वो दिल्ली किसके नियंत्रण में आ जाती है? अजमेर के चौहानों के नियंत्रण में। ठीक है, तो एक ये बात बताई गई है कि तोमर वंश और चौहान वंश के राज्यकाल में जो दिल्ली है वह महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र बन चुकी थी और यहाँ पर कई सारे जैन व्यापारी रहा करते थे और उन्होंने कई सारे मंदिर भी बनवाए थे दिल्ली में, और यहाँ पर दहलीवाल नामक सिक्के ढाले गए थे। ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने राजधानी बनाई? तो तोमर वंश ने। ठीक है, और फिर उसके बाद तोमरों को हराकर दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? चौहानों का। ठीक है, तो इतना हमको पहले ध्यान रखना है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि फिर दिल्ली में सल्तनत की स्थापना हो जाती है और उसके फिर हम 5 वंश देखेंगे, उन्हीं के बारे में सब यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले दिल्ली में राजपूत वंश थे। कौन कौन से? तोमर और फिर चौहान। तोमर ने आरंभिक 12वीं सदी से 1165 ईस्वी तक, ठीक है, आरंभिक 12वीं सदी से 1165 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। फिर 1165 से 92 तक किसने? चौहानों ने। ठीक है,
आगे प्रारंभिक तुर्की शासक, इनको गुलाम वंश भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं। इसमें 5 वंश आते हैं, ध्यान रखना है। प्रारंभिक तुर्की शासक या आप गुलाम वंश कह सकते हैं, फिर खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या खलजी वंश, और फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। ठीक है, गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल क्रम भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए क्रम भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हमें इस तरीके से देखना है कि दिल्ली में सबसे पहले राजपूत वंश थे। कौन कौन से? तोमर और चौहान। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत के तहत 5 वंश ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? प्रारंभिक तुर्की शासक या गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, तोमर के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट राजा हैं, जिन्होंने अनंगपाल कहते हैं कि इन्होंने ही मतलब ये दिल्ली, या इसको पहले ढिल्लिका बोलते थे, ये नगर बसाया था। ठीक है, ठीक, इसी को मतलब अपनी राजधानी बनाई थी। तो इनका शासन काल इसमें दिया है 1130 से 45, चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं। फिर उसके बाद चौहानों में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनके बारे में हम लोग ने पिछले चैप्टर में भी बात करी थी कि तराइन के जो 2 युद्ध हुए थे वो इन्हीं के मोहम्मद गोरी के साथ हुए थे। तो इनका शासनकाल दिया है 1175 से 92। ठीक है, आपको याद होगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का दूसरा युद्ध 1192। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को इन्होंने हरा दिया था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इनको हरा दिया था। ठीक है, आगे जो गुलाम वंश की बात करते हैं या प्रारंभिक तुर्की शासकों की बात करते हैं, तो इनका शासनकाल बहुत अच्छे से पहले ध्यान रखिए, कब से कब तक? 1206 से 1290, 1206 से 1290, ऐसे करके याद करिए। 1206 से 1290 हो गया ये प्रारंभिक तुर्की शासक। उसके बाद खिलजी वंश कब से कब तक आएगा? 1290 से 1320। यही ऐसा वंश था जिसने सबसे कम समय तक शासन किया दिल्ली सल्तनत की, अगर हम बात करें। 1290 से 1320, फिर उसके बाद 1320 से 1414, ये है तुगलक वंश। और इसने सबसे ज़्यादा समय तक अगर हम दिल्ली सल्तनत में बात करें तो इसी वंश ने शासन किया था, 1320 से 1414। उसके बाद हम सैयद वंश की बात करेंगे, 1414 से 1451। तो ये सारे जो भी सन हैं इसमें दिए गए हैं, आपको एक तरीके से ध्यान रख के चलने। एक बार फिर से रिवाइज करिए, 1206 से 1290, फिर उसके बाद 1290 से 1320, फिर उसके बाद 1320 से 1414, और फिर 1414 से 1451, और फिर 1451 से 1526। ठीक है, ये 5 वंश हैं जो आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इनके जो प्रमुख शासक दिए गए हैं, इनका भी जो कालखंड ये दिया हुआ है, ये क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है इसलिए पूछा जा सकता है मैचिंग में भी, तो ये बिल्कुल अच्छे से रटे होने चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग अगर प्रारंभिक तुर्की शासकों की बात करें, जिनमें से सबसे पहला शासक कौन है, जैसे गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। एक्चुअली ये भी गुलाम था, किसका? मोहम्मद गोरी का। जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तो अपने कई गुलामों को अलग अलग जगह दे दी थी, है ना। उन्हीं में से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो इसने कब से कब तक शासन किया? तो 1206 से 1210। लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसने लाहौर से शासन किया था, ना कि दिल्ली से। लेकिन शमसुद्दीन इल्तुतमिश है, इसने दिल्ली से शासन किया, इसलिए इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समझे आप? तो इस तरीके से फिर इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी जो है वो रजिया शासन करती हैं, और फिर गयासुद्दीन बलबन जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, इनको बलबनी वंश का भी कहा जाता है। ठीक, तो ये चारों ध्यान रखने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, ये ध्यान रखना है। ठीक, खलजी वंश से जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। फिर तुगलक वंश से गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक।
इनको ध्यान रखना है। सैयद वंश से खिज्र खां और लोदी से बहलोल लोदी, ठीक है। और लोदी वंश का ही सिकंदर लोदी भी है जिसने आगरा की स्थापना की थी, और इब्राहिम लोदी भी इसी लोदी वंश से हैं जिनके साथ बाबर का युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, और मुगल वंश की स्थापना होगी अगले चैप्टर में हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। इन सब का काल आपको याद रखना है, आप पॉज करके याद करिए, जैसे भी याद रखिए, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। फिर देखिए, कभी भी आपको इस तरीके से याद रखना हो ना, तो आप एक तरफ तो पहले ऐसे काल सिर्फ याद करा करिए, जैसे 1206 से 1210, फिर 1210 से 36, फिर 36 से 40, और फिर 66 से 87। पहले इस तरीके से याद करिए, और फिर इनको याद रखिए कि ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया, और रजिया के बाद बलबन, और फिर इन दोनों को साथ में याद करिए, तब आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। खिलजी वंश में देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96, फिर 96 से 1316, 1296 से 1316 ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का संस्थापक था, तो वो 1320 से 24, 1320 से 24, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक 24 से 51, और फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। आगे सैयद वंश में खिज्र खां 1414 से 1421, बहलोल लोदी 1451 से 1489। तो इतना एक बार आप पॉज करके या बार बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। आगे देखेंगे सुल्तानों के अधीन दिल्ली की अब बात हो रही है। इसी में से सबसे पहली बात, ये तारीख या तवारीख की हुई है, ये आखिर हैं क्या, ठीक है। तो तारीख जो है इसी का बहुवचन शब्द है तवारीख, ठीक है। ये क्या है, ये इनका अर्थ होता है इतिहास, और एक्चुअल में इतिहास संबंधी घटनाएं हैं जो सल्तनत काल में लिखी गई, और किस भाषा में लिखी गई, कई बार जब पूछा जाता है तो फारसी में लिखे गए इतिहास हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं, फारसी में। और ये फारसी जो है, ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी, तो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा भी फारसी ही थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो आगे देखिए कि जो तारीख या तवारीख है, ये जो है इसमें तो पहली बात तो घटनाओं का विवरण है, ऐतिहासिक घटनाओं का, और इसमें प्रशासन संबंधी सलाह भी देखने को मिलती है। दूसरी बात, जो ये तारीख या तवारीख के जो लेखक थे वो मुख्यतः नगरों में रहते थे, और विशेषकर दिल्ली में, ठीक है। ध्यान रखना स्टेटमेंट वाइज। मैं अभी देख रही थी कि ना केवल सीटेट, मतलब हर एग्ज़ाम में जो भी लोग एग्ज़ाम बनाते हैं ना, तो वो क्योंकि एनसीईआरटी सरकारी किताबें होती, तो इसको ही वो लोग बेस लेकर के बनाते हैं। अभी मैं देख रही थी एसएससी में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तारीख या तवारीख के बारे में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शब्द सही है, इस टाइप से कुछ पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने ये देखा ही पाया कि मतलब अगर आप नॉर्मली कहीं पढ़ते हैं ना, अगर मेडाइवल हिस्ट्री, तो आपको ये सब वर्ड नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको बस ये बताया जाएगा कि हाँ ये वंश था और इसके ये शासक थे, उन्होंने ये किया, ठीक है, ये बनवाया, इस टाइप से ये वर्ड्स नहीं सिखाए जाएंगे। तो हम ये सोचते हैं कि आखिर पेपर आता कहाँ से, बहुत टफ आता है। तो एक्चुअली ये देखिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन, मतलब आप देखेंगे ना तो मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इसमें जीएस आती है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तारीख तवारीख से सीटेट में भी बहुत क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि लेखक इनके नगरों विशेषकर दिल्ली में रहते थे, और इनाम इकराम पाने की आशा में ये लोग ये तवारीख जो है वो लिखा करते थे, ठीक है। आगे जो इसके लेखक होते थे काफ़ी सुशिक्षित होते थे, सचिव, जैसे कि सचिव, प्रशासक, कवि या दरबारी, इस टाइप के जो सुशिक्षित लोग होते थे वही तवारीख लिखते थे, ठीक। अच्छा, ये जो तवारीख के लेखक हैं इन्होंने एक जन्म सिद्ध अधिकार वाली बात करी है, और लिंग भेद आधारित आदर्श समाज व्यवस्था की सलाह दी है। मतलब कि जैसे समाज में जो लोग ऊंचे हैं तो उन्हें ऊंचे ही रहना चाहिए, मतलब ये आदर्श समाज होता है, ठीक है। और पुरुषों का स्थान हमेशा स्त्रियों से ऊपर रहता है, इस तरीके की बात इन्होंने करी है, और इसी को एक आदर्श समाज बताया है, ठीक है। और इसी की सलाह भी दी है, जबकि सब लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं, ठीक है। एक और इतिहासकार का भी 13वीं सदी के इतिहासकार का जिक्र हुआ है, वो है फ़क्र मुदब्बिर। तो पूछा जाए कभी
तो ध्यान रखना है 13वीं सदी के इतिहासकार हैं ये फ़क्र मुदब्बिर। अच्छा, इनका ये जो लिंग भेद और इस टाइप का वर्णन है ना, आगे हम अभी देखेंगे रजिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, प्रारंभिक तुर्की शासक या गुलाम वंश की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान रहे हैं, ठीक है, विशेषकर इल्तुतमिश, इसने गुलामों को सूबेदार बनाया। जबकि इससे पहले के कालों में हम लोग हमेशा देखते रहे हैं कि जो सामंत होते थे, जमींदार होते थे, बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, है ना, उनको सूबेदार बनाया जाता था। सूबे का यहाँ से मतलब है प्रांत से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, गुलामों को बनाया जा रहा है, ठीक है। अब ये गुलाम जो है इनको फारसी में क्या कहते हैं, तो गुलाम को फारसी में बंदगा कहते हैं। क्या कहते हैं, बंदगा, ध्यान रखना है। फिर इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और इनको महत्वपूर्ण राजनीतिक पद दिए जाते थे, जिसके लिए इनको अच्छा खासा प्रशिक्षण दिया जाता था। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, जो गुलाम होते थे ये अपने मालिक या संरक्षक के प्रति जिम्मेदार थे, मतलब उनके प्रति वफादार रहना इनके लिए ज़रूरी था। लेकिन अगर मान लीजिए इनका मालिक या संरक्षक उसकी डेथ हो गई और उत्तराधिकारी कोई आया तो ये उसके प्रति वफादार रहे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब ये अपने मालिक या संरक्षक के प्रति जिम्मेदार होते थे, उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं, और ये पूरी तरह से मालिक पर निर्भर थे। और उस समय के विद्वानों ने ये बात कही भी है, बुद्धिमानों ने ये बात कही है कि मतलब जो गुलाम एक योग्य व अनुभवी गुलाम जो है वो पुत्र से भी बढ़कर होता है। अच्छा, ठीक है, इल्तुतमिश की बात हुई। अब इल्तुतमिश के बाद हम उनकी पुत्री रजिया की बात करते हैं, जिन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया। तो इनके बारे में पहली बात तो ये कि इल्तुतमिश की बेटी थी, और इन्होंने ये है कि ये इल्तुतमिश की बेटी हैं, ये बात इन्होंने अभिलेखों व सिक्कों पर अंकित भी कराया था। अच्छा, उस समय के इतिहासकार एक हैं, उनका नाम है मिन्हाज-ए-सिराज। इन्होंने ये बात एक्सेप्ट भी की है कि रजिया जो है वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य व सक्षम थी, किंतु फिर भी शासक के रूप में वह रानी को मान्यता नहीं दे पा रहा था। मतलब ये है कि क्योंकि वो एक स्त्री थी इसलिए वो उसे शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, जबकि ये बात एक्सेप्ट करता है कि रजिया जो है वो काफ़ी योग्य थी, ठीक है। मतलब इस तरीके का लिंग भेद उस समय था, ठीक। आगे देखिए, मिन्हाज-ए-सिराज वही बात कहते हैं कि जो आदर्श समाज व्यवस्था होती है उसमें स्त्रियों को हमेशा पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, ये मतलब थिंकिंग थी उस समय की, और इनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो स्त्री थी, स्त्री शासिका थी, ठीक है। और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया जो ध्यान रखना है, अच्छा स्टेटमेंट है, मतलब कि कई बार पूछा जाता है। तो खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ये किसने किया है, कहा है मिन्हाज-ए-सिराज ने कहा है रजिया के बारे में कि चूंकि वो पुरुष नहीं है तो इतनी मतलब खूबियां होने का भी उसके पास क्या फ़ायदा है, ये बोला है मिन्हाज-ए-सिराज ने रजिया के बारे में। जैसा कि अभी हम लोग तवारीख के लेखकों के बारे में पढ़ ही रहे थे यही बात कि उन्होंने लिंग भेद आधारित जो समाज व्यवस्था है इसी को एक आदर्श समाज व्यवस्था का कि स्त्रियों को हमेशा पुरुषों के अधीन ही रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अन्य महत्वपूर्ण भारतीय शासिकाओं के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है थोड़ा सा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जैसे काकतीय वंश की भी एक शासिका थी, जो काकतीय वंश है वारंगल क्षेत्र तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। यहीं की एक रानी थी रुद्रम्मा देवी, ठीक है। रुद्रम्मा देवी इन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो 1262 से लेकर 1289, ठीक है, 1262 से लेकर के 1289। और अभी हम रजिया का काल जब पढ़ रहे थे तब हमने क्या पढ़ा था, 1236 से 1240। ये उसके बाद की है रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289, ठीक है।
अच्छा, तो इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट बात है, इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि रजिया हैं, तो रजिया ने साफ साफ ये चीज़ शो करी कि मतलब मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ, ये मतलब लिखवाया अभिलेखों में। लेकिन रुद्रम्मा देवी ने इसके विपरीत किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ठीक है, मतलब इन्होंने इस तरीके का भ्रम पैदा किया कि वे पुरुष हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है रजिया से। ठीक, ये शायद इन्होंने इसलिए भी शायद किया हो सकता है क्योंकि उस समय लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे स्त्री को शासिका के रूप में, तो इसलिए शायद इन्होंने ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की हो कि मैं पुरुष हूँ, कि लोग उन्हें एक्सेप्ट कर पाएं। ठीक, आगे देखिए, कश्मीर की रानी दिद्दा का भी नाम आता है और इनका शासन कब से कब तक रहा है, तो 980 से 1003। 980 से 1003, मतलब अगर हम इन तीनों में सबसे पहले बात करें तो रानी दिद्दा रहेंगी, फिर रजिया सुल्तान और फिर रानी रुद्रम्मा देवी का शासन। ठीक, तो ये रानी दिद्दा कहाँ शासन करती थी, कश्मीर में। और ये जो दिद्दा टाइटल है इसका मतलब होता है बड़ी बहन, दीदी मतलब बड़ी बहन। तो ये कहा गया कि संभवतः जो इनकी प्रजा है उन्होंने ये स्नेह भरा संबोधन इनको दिया होगा। तो ये हमने कुछ और शासिकाओं की बात करी। आगे देखते हैं खलजी व तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। अच्छा, इसमें यही बात बताई गई है कि जैसे कि अभी हम गुलाम वंश में देख रहे थे कि उसमें गुलामों का काफ़ी इस्तेमाल होता था, है ना, सूबेदार और भी अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक पद दिए जाते थे। तो ऐसा खलजी व तुगलक शासकों के काल में भी हुआ है, लेकिन इनके काल में जो अपने पर आश्रित जो निम्न वर्ग हैं उनको भी राजनीतिक पद दिए गए। मतलब गुलामों को तो पद दिए ही गए, लेकिन उसके अलावा अन्य वर्ग जो निम्न वर्ग थे उनको भी ऊंचे राजनीतिक पद दिए गए थे। खिलजी व तुगलक शासकों के काल में ध्यान रखना है कि जो निम्न वर्ग हैं उनको भी ऊंचे राजनीतिक पद दिए गए थे, जैसे कि सेनापति, सूबेदार। ठीक है, इससे ये बात सामने आई कि राजनीतिक अस्थिरता भी उत्पन्न हुई। और इस बात से सबसे ज्यादा धक्का किसको लगा, ऊंचे वर्ग के लोगों को, कि ये निम्न वर्ग के लोगों को इतनी अच्छी पोजीशन क्यों दे रहे हैं। तो इससे उच्च वर्ग के लोगों को काफी धक्का लगा। और जो हमने तवारीख के लेखक अभी पढ़े, तो जिनकी हमने आदर्श समाज व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि उनके अनुसार जो जन्म आधारित मतलब जन्म सिद्ध अधिकार वाली और लिंग भेद आधारित जो व्यवस्था थी वही आदर्श समाज था। तो इस वजह से इन्होंने भी, जो फारसी तवारीख के लेखक हैं, इन्होंने भी इस बात का काफ़ी विरोध किया। उन्होंने ये बात कही कि निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए मतलब काफ़ी आलोचना करी इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों की। ठीक है, जैसे कि वो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि कोई वो स्त्री शासिका बने। ठीक है, ऐसे ही ये लोग ये भी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि कोई निचले खानदान का व्यक्ति ऊंचे पद पर जाए। ठीक, इसको भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे और इसकी आलोचना करते थे। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश से संबंधित हैं, ठीक है, तो इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने अजीज खुमार, जो कि एक कलाल था, कलाल का मतलब जो ध्यान रखना है दिया गया है, इसलिए कभी ये भी पूछा सकता है कि कलाल क्या होते थे, तो शराब बनाने और बेचने वाले को कहते हैं कलाल। ठीक है, तो अजीज खुमार जो कि एक कलाल था। ऐसे ही फिरूज हज्जाम क्या था, नाई था। ऐसे ही मनका तब्बाख बावर्ची और लड्ढा और पीरा ये क्या थे, माली थे। एक बार और अच्छे समझिए, अजीज खम्मार क्या था, कलाल। फिरूज हज्जाम, हज्जाम से ही पता चल रहा है नाई था। मनका तब्बाख, देखिए इसमें ब आ रहा है ना बीच में, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बावर्ची था। और लड्ढा और पीरा क्या था, क्या थे, माली। तो ये सब देखिए, इनको तक जो मोहम्मद तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था और इसकी आलोचना भी की है जियाउद्दीन बर्नी ने। देखिए क्या कहकर, 14वीं सदी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश व शासन अक्षमता के
उदाहरणों के रूप में किया है। मतलब कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनका विवेक का नाश हो चुका था और इनकी शासन अक्षमता का उदाहरण दिया है ये कह करके कि इन्होंने इतने मतलब नीचे तबके के लोगों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठाया था। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। ध्यान रखना है, सारी बातें एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, ठीक है। आगे देखिए, सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के बैठते ही नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। ठीक, आगे देखिए, जो राज्य है वो कई इलाकों में बटा था। ठीक, कई छोटे बड़े इलाकों में राज्य जो था वो बटा था। उसको हम क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। क्या कहते थे? इक्ता। एक तरीके से आप प्रांत कह सकते हो। ठीक, अब ये जो इसका इक्ते का प्रमुख होता था उसको हम क्या कहेंगे? इक्तादार या मुक्ति। ठीक, तो जो राज्य था वो कई इलाकों में बटा था जिनको हम इक्ता कहते थे और इक्ते का प्रमुख इक्तादार या मुक्ति कहलाता था। और यही जो मुक्ति है ये सैन्य अभियानों का नेतृत्व करता था और जो इक्ते होते थे उसके अंदर जो भी कानून व्यवस्था होती थी उसको बनाए रखने का कार्य भी इसका ही होता था। ठीक है, अब ये जो सैनिक है ये कैसे मेंटेन करते थे? तो जो भी ये इक्ता होता था इससे जो भी इनको राजस्व प्राप्त होता था, ठीक है, जो भी राजस्व प्राप्त होता था उसी राजस्व के द्वारा ये अपनी सेना को मेंटेन करते थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा देखिए, कभी कभी ऐसा हुआ, आगे हम देखेंगे कि जो इक्तादार या जो मुक्ति है इन पर नियंत्रण भी कभी कभी काफ़ी सख्त कर देते थे। जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी के काल में हम देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में देखेंगे। ठीक है, तो इन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन पर क्या क्या किया जाता था? पहली बात तो ये ध्यान रखा जाता था कि ये वंशानुगत ना हो, इस तरीके से इन पर नियंत्रण बनाए रखा जा सकता था। या इनका स्थानांतरण करके, मतलब एक इक्ते को कुछ ही समय के लिए एक मुक्ति को देना, फिर उसके बाद दूसरी जगह उसका स्थानांतरण कर देना। ठीक है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के काल में ऐसे ही कठोर नियम हमें देखने को मिलते हैं। और मुक्तियों द्वारा एकत्रित जो राजस्व था उसका हिसाब लेने हेतु राज्य द्वारा लेखाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि एकता क्या था कि जो राज्य है वो कई प्रांतों में बटा हुआ था या कई इलाकों में बटा हुआ था, छोटे बड़े, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? इक्ता। तो इक्ते में जो मुक्ति है वो क्या करेगा कि अपनी सेना मेंटेन करके रखता था और कानून और व्यवस्था मतलब प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी, और जो इससे राजस्व एकत्रित करता था उसी से ये जो सैनिकों का वेतन वगैरह ये सब इसी से ही वो मेंटेन करके रखता था। ठीक है, और जब अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक वगैरह के काल में हम देखेंगे कि इन पर काफ़ी नियंत्रण भी रखते थे ये लोग। आगे देखेंगे, अब अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, ठीक है, इन्होंने भू राजस्व निर्धारण और वसूली का जो कार्य था वो राज्य के अधीन ला दिया था। मतलब राज्य के लोगों के द्वारा इसका निर्धारण किया जाने लग गया था। ठीक है, तो भू राजस्व निर्धारण और वसूली का कार्य राज्य के अधीन हो गया था। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने समझिए जो स्थानीय सामंत थे, मतलब ऐसे गांव में छोटे छोटे जो गांव का मतलब जो जमींदार वगैरह थे, ठीक है, जो किसानों से राजस्व लेते थे, ठीक, तो और राजस्व का निर्धारण करते थे। ठीक, तो ये अधिकार इन्होंने स्थानीय सामंतों से छीन लिया और ये भी बोला कि आपको भी देना पड़ेगा कर। जैसे ये सब मुक्त रहते थे, जो स्थानीय जमींदार वगैरह होते थे, सामंत होते थे, तो इन्होंने कहा नहीं, आपको भी कर देना पड़ेगा और उनसे एक कर निर्धारण का अधिकार भी छीन लिया। और उसके लिए जो राज्य के अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया गया भू राजस्व निर्धारण। अच्छा, भू राजस्व निर्धारण इसमें किस आधार पर किया गया? तो जमीन की पैमाइश के आधार पर, भूमि की पैमाइश के आधार पर किया, ना कि अनुमान के आधार पर। ठीक है, और उन सब का हिसाब भी रखा गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, अलाउद्दीन खिलजी के काल की हैं। ठीक है, इनके काल में 3 कर प्रमुख बताए गए हैं, जिसमें से देखिए जो ये मवेशियों पर कर है और जो घरों पर कर है, ये 2 नए कर हैं जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सर्वप्रथम लगाए गए थे, जिनको हम घरों पर जो कर है जैसे घरी कर और जो मवेशियों पर कर है दुधारू पशुओं पर उसे हम चरी कर कहते थे। ठीक है,
तो ये दोनों कर जो है ये अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम लगाए। और ये जो खराज है, ये खराज क्या होता था? कृषि पर कर था, ठीक है, कृषि पर खराज। और ये उपज का 50% लिया जाने लगा था अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। तो खराज उपज का 50% अलाउद्दीन खिलजी के समय लिया जाने लगा था। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसने मतलब प्रशासन को काफ़ी सुदृढ़ बनाने की कोशिश की थी, तो इसके लिए इसको पैसों की भी काफ़ी ज़रूरत थी। इस वजह से इसने जो खराज है उसे बढ़ाकर 50% कर दिया था उपज का। आगे हम लोग देखेंगे कि सल्तनत काल के अन्य कर कौन कौन से हैं। तो एक खुम्स एक कर होता था, ठीक है। ये क्या था? युद्ध में लूटे गए माल पर, कई बार पूछा जाता है खुम्स क्या था? तो जो लूटा हुआ माल था उस पर लगने वाला कर था। मतलब कि जैसे जो सैनिक हैं वो किसी जगह के जाकर कुछ लूटा उन्होंने, तो उस पर जो कर लगेगा तो वो होगा खुम्स। अब वो खुम्स जो होगा उसका 1/5 भाग, 1/5 भाग तो किसको देना पड़ेगा? जो शासक है उसे देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब राज्य को देना पड़ेगा। और जो 4/5 भाग है वो जो सैनिक है वो आपस में बांट लेते थे। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, इन दोनों के में ये चीज़ विपरीत मतलब उल्टी हो गई थी। क्या हो गया था कि 4/5 भाग किसको? राज्य को देना पड़ रहा था और 1/5 भाग किसको? सैनिकों को। तो ये बात इसमें बुक में नहीं दी गई है, लेकिन आप अगर बड़ी क्लासेस की बुक्स में पढ़ेंगे आप तो आप ये बात आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें तो सिर्फ इतना बोला गया है कि 1/5 भाग सुल्तान का और 4/5 भाग सैनिकों का होता था। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ही था। आगे देखेंगे जकात। जजिया और जकात क्या थे? ये दोनों ही धार्मिक कर थे। जो जजिया है वो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और जकात जो है वो मुस्लिमों से लिया जाता था। जो जकात है ये मुस्लिमों की आय का 2.5% या 1/40 भाग होता था, ठीक है। और उन्हीं की मतलब उन्हीं के लिए यूज़ होता था, उन्हीं के धर्म के लिए यूज़ होता था, ठीक है। और इसका ऐसा मानना है कि पैगंबर द्वारा आरंभ किया गया था। आगे देखेंगे जो जजिया है ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला करता है जो उन्हें जिम्मी या संरक्षित नागरिक का दर्जा प्रदान करता था, ठीक है। ये हमेशा किससे लिया जाता था? गैर मुस्लिमों से। और इसकी वसूली किससे की जाती थी? खराज के साथ में, जो खराज कृषि कर था उसी के साथ में जजिया की वसूली की जाती थी। किंतु जब फिरोज शाह तुगलक का काल आता है तब हम ये देखते हैं कि जजिया को एक अलग कर के रूप में अदा करना पड़ा, ठीक है, उसे अलग कर के रूप में संग्रहित किया गया। आगे हम देखते हैं उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा सल्तनत के अधिकार से बाहर था। तो ये बात हमें सल्तनत काल में ध्यान रखनी है कि अगर कभी स्टेटमेंट दे दे कि उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आ गया था, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में काफी बड़ा हिस्सा नहीं आ पाया था और काफी बड़ा हिस्सा सल्तनत के अधिकार से बाहर था। और अगर कभी ऐसा होता था कि दक्षिण भारत का कुछ एरिया, जैसे मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने जीत भी लिया, तो वो थोड़े ही समय तक स्वतंत्र मतलब थोड़े ही समय तक उनके अधिकार में रह पाता था। उसके बाद वे क्या हो जाते थे? स्वतंत्र हो जाते थे। और तो और जो गंगा घाटी के क्षेत्र थे, मतलब जो गंगा नदी के आसपास के जो क्षेत्र थे जहाँ पर क्या था? जंगल, जहाँ क्या होता था? जंगल, घने जंगल थे, वहाँ पर भी ये लोग अधिकार सल्तनत काल में अधिकार नहीं हो पाया था और वहाँ पर भी स्थानीय सरदार जो होते थे वो अधिकार किए हुए थे। अब जैसे इसमें हम ये बात ध्यान रखें, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ये लोग जो इन सब पर अधिकार है वो कुछ समय तक तो जमा लेते थे, लेकिन बस कुछ समय तक। उसके बाद ये जो है खुद ही स्वतंत्र हो जाते थे। यही बात दक्षिण भारत के एरिया में भी हमने आपको बताई। तो मतलब कहने का ये है कि दिल्ली सल्तनत की बात करें तो ये पूरे उपमहाद्वीप पर विस्तृत रूप से इन्होंने अधिकार नहीं किया था। आगे देखें, एक जैसा जो मैंने बताया कि जो गंगा के जंगल वाले क्षेत्र थे जिसमें स्थानीय सरदार ही शासन कर रहे थे, तो उनके बारे में इब्न बतूता ने भी बताया है। इब्न बतूता कौन है? तो 14वीं सदी, ध्यान रखना है, 14वीं सदी में आया एक मोरक्को का यात्री था, ठीक है। और अगर इसका एग्जैक्ट अगर आप टाइम ध्यान रख सकते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है, इसमें खैर बुक में नहीं दिया हुआ। तो इसने बताया कि जो जंगल में रहने वाले सरदार हैं उनकी जीवन शैली के बारे में, कि ये लोग कुछ तो कभी कभी तो किले बनाकर रहते हैं और कभी कभी बांस के झुरमुट में। और फिर इन्होंने बांस के बारे में बताया कि जो भारत का बांस है वो पोला नहीं होता और काफ़ी बड़ा होता है।
और इस तरह ये बांस आपस में गुथे हुए होते थे कि इन पर आग भी असर नहीं करती थी। कहने का मतलब ये काफ़ी मजबूत होते थे। तो ये बात सरदारों की जीवन शैली के बारे में इन लोग काफ़ी बताया है जो जंगल में रहते थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ चंगेज खान की बात हो रही है कि चंगेज खान जो है इसके नेतृत्व में जो मंगोल हैं उन्होंने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा था। मतलब यहाँ पर चंगेज खान के बारे में बात हो रही है कि इसने, जैसा हमारा ये प्यारा भारत है, ये अगर हम बात करें, इधर ये भारत है, इधर ये पाकिस्तान, इधर ये जो ईरान वगैरह का एरिया पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ उज्बेकिस्तान वगैरह, तो इस एरिया पर जो है चंगेज खान ने, मतलब मंगोलों ने 1219 ईस्वी में यहाँ पर हमला किया और उसके बाद इनका जो धावा था वो किस तरफ, इस तरफ आने का था, दिल्ली पर। ठीक है, धावा बोलने का था। और अलाउद्दीन खिलजी वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के आरंभ में मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये बात मंगोलों के बारे में ध्यान रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के आरंभ में मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। ठीक है, इस वजह से इन लोगों ने काफ़ी विशाल सेना भी बनाई। आगे देखेंगे, तुगलक के बाद कौन सा वंश आता है, हमने पढ़ा सैयद और फिर लोदी। ठीक है, और तब तक कई स्वतंत्र शासक भी उठ खड़े हुए थे। तो ये किसके काल में कई स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, तो हम लोग ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में देखते हैं कई स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, जैसे कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत, इन सब में। ठीक है, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, ठीक है, और राजस्थान और दक्षिण भारत में। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बहुत छोटा सा, यहाँ पर बस शेरशाह सूरी के बारे में बताया गया है, बस इंट्रो टाइप में है, ध्यान रख सकते हैं, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शेरशाह सूरी के बारे में बताया गया है, या शेरशाह सूर के बारे में बताया गया है कि 1540 से 1545 तक इन्होंने शासन किया था। अभी तक तो दिल्ली सल्तनत हमने कहाँ से कहाँ तक देखी, तो 1206 से 1526। जब 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में हराता है, तब दिल्ली सल्तनत का राज्य खत्म होकर के मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो ये उसी के बाद की बात बता रहा है, समझ रहे हो आप, मतलब मुगल वंश की स्थापना के बाद जब बाबर शासन करते हैं, और फिर बाबर के बाद में कौन, बाबर का बेटा हुमायूं, तब उसी के समय की बात बता रहा है कि शेरशाह सूर जो था ये इसने बिहार में चाचा के एक छोटे से इलाके का प्रबंधन का कार्य करता था, प्रबंधन का कार्य से सौंपा गया था। और फिर इसने इतना उन्नति की कि इसने मुगल सम्राट हुमायूं तक को परास्त कर दिया था। और ये जो इसका सूर वंश है, सूर वंश की जो इसने स्थापना करी, तो ये लगभग कितने वर्ष तक इसने शासन किया, सूर वंश कब से कब तक रहा, तो 1540 से 1555 तक, जिसमें शेरशाह सूर ने कब तक शासन किया, 1540 से 45 तक, और सूर वंश अगर हम बात करें तो 1540 से 1555 तक। तो इतनी बातें इसमें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे ये बताया गया है कि इसका प्रशासन काफ़ी अच्छा था, प्रशासन में कई तरीकों का इसने इस्तेमाल किया शेरशाह सूर ने। ठीक है, और इसने जो है अपने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के कुछ तरीके अपनाए थे, और फिर उन्हें और भी चुस्त बना दिया था, और भी अच्छा बना दिया था अपने प्रशासन को। यहाँ तक कि इसके प्रशासन को ये बताया जा रहा है कि अकबर ने भी इसके प्रशासन के तरीकों को अपनाया था, जिसके बारे में हम आगे मुगल वंश जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो शेरशाह सूर का काल आपको समझ में आ रहा है कि जब ये दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी, और फिर उसके बाद जब मुगल वंश की स्थापना 1526 में होती है, ठीक है, तो 1526 से 30 तक तो बाबर शासन करता है, फिर 1530 से 40 तक जब हुमायूं करता है, फिर 40 में क्या होता है, शेरशाह सूरी इसको हुमायूं को यहाँ से भगा देता है, मतलब यहाँ पर शासन जब कर लेता है तो हुमायूं को भागना पड़ता है। और फिर 1540 से 55 तक किसका शासन रहता है, सूरीत का, और फिर से हुमायूं आता है और सूर वंश को परास्त करके, और फिर क्या होता है, हुमायूं 1556 में फिर दिल्ली गद्दी पर बैठता है,
और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर अकबर का शासनकाल आता है। तो ये इस तरीके से है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सीटेट 2022 का क्वेश्चन है। तो देखिए मिलान करिए। तो तोमरों के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि आरंभिक 12वीं सदी से 1165 ईस्वी तक तो तोमर का शासन रहा और फिर चौहानों का 1165 से लेकर 1192। मतलब सी का अगर हम बात करें तो इसका 2 हो जाएगा और ए का कितना हो जाएगा, ए का हमारा हो जाएगा 3। तो ए का 3, सी का 2, इस तरीके से अगर कोई दिया हुआ है तो ए का 3 और सी का 2 ये सिर्फ इसमें ही दिया हुआ है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी हम आगे देख लेते हैं कि अनंगपाल हमारे 1130 से 1145 और पृथ्वीराज चौहान 1175 से 92। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक, देखिए कालानुक्रमिक व्यवस्थित करने को आ गया, इसलिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले जब हमने देखा था कि प्रारंभिक तुर्की शासक, उसी में हमने बलबन को देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने प्रारंभिक तुर्की शासक के बाद खिलजी वंश आता है, फिर उसके बाद तुगलक और फिर ये सैयद, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये 3 और 4। तो देख लीजिए, मिला लीजिए आप कि सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा 1, ठीक है, फिर उसके बाद 4, ठीक है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन रजिया सुल्तान के बारे में एक इतिहासकार मिन्हाज सिराज के बारे में सही है। क्या सही है कि उसने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम थी, तो बिल्कुल सही, योग्य और सक्षम थी। वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। आगे देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। तो ये बात बिल्कुल सही, हमने अभी देखा कि राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था ये काम। स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा और उन्हें कर चुकाने छूट दी गई, ये गलत है। उनको भी कर लगाने का अधिकार खत्म कर दिया गया था और कर चुकाना पड़ेगा, ऐसा बोला अलाउद्दीन खिलजी ने, छूट नहीं दी गई बल्कि। तो हमारा ए सही है और बी गलत, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। बिल्कुल सही बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो ये उर्दू में नहीं लिखा गया, किसमें लिखा गया, फारसी में, ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा भी थी। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये बात सही है। इतिहास सुल्तानों के लिए वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उन्हें ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, तो ये बात भी हमने देखी थी। तो सेकंड और थर्ड हमारा सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। फर्स्ट गलत है क्योंकि उर्दू में नहीं, फारसी में। आगे सीटेट 2023 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी आखिरकार उसे हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं सदी में किसके लिए लिखा गया था, तो ये बात रजिया के लिए मिन्हाज सिराज ने लिखी थी। तो हमारे सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं और हमारा चैप्टर भी। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आ रहा है, मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, तो आप कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।